दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका 909 सब्जेक्ट कोड की, जिसका नाम है अंग्रेजी भाषा शिक्षण यानी पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस सब्जेक्ट को हमने इंग्लिश और हिंदी वर्जन में बनाया है ताकि आपको जो है क्वेश्चन को समझने में आसानी हो पाए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फटाफट इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पर्सनल डिटेल अबाउट ए पर्सन इज नोन एज। तो जो कलेक्शन होता है पर्सनल डिटेल का, आपकी अपनी खुद की जानकारी का, उसको हम रिज्यूम या बायोडाटा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज। तो थ्योरेटिकल ग्रामर को हम फॉर्मल या औपचारिक ग्रामर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन एन एवोल्यूशन ए क्वेश्चन पेपर यूज्ड एज। तो इसको हम एक उपकरण यानी कि टूल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ए लेसन प्लानिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट बी। तो कैसा होना चाहिए पाठ योजना में परिचय भाग का अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, समस्यात्मक होना चाहिए। जो उसमें आपकी कोई समस्या है पूछा जाता है कि बताइए आपकी कोई क्वेश्चन है, आपकी से कोई समस्या है, इस तरह से पूछा जाता है कुछ भाषण देने के बाद या कुछ पढ़ाने के बाद। ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इज नोन एज। तो सभी जानते हैं इसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल रूल कांट बी एक्सप्रेस्ड या एक्सप्लेन बाय डैश मेथड। तो ग्रामेटिकल रूल्स जो है डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो है एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। अप्रोच डील्स विद। तो अप्रोच किससे डील करता है, अप्रोच जो है एजम्पशन से डील करता है, अनुमानों से डील करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यू एम रायबर्न इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डैश मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश रीडिंग। तो किस मेथड के सपोर्टर थे, तो सेंटेंस मेथड के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओरल वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स। ओरल वर्क क्या डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डैश मेथड इज यूज टू डेवलप करेक्ट स्पीच हैबिट। तो उसको बोलते हैं इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेडर्स आर यूज्ड इन डैश मेथड। तो लेडर्स जो है कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉन एज। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम ऑरल ऑरल अप्रोच भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑरल ओरल अप्रोच भी कहते हैं, श्रवण वाचन दृष्टिकोण भी कहते हैं। लिसनिंग इज अ डैश स्किल। तो लिसनिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल है, रिसेप्टिव यानी ग्रहण कौशल है। आप जो भी कुछ सुनते हैं तो आप ग्रहित करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। तो बेकन का ये कहना है, बेकन ने बोला था कि पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच मेथड डज द टीचर फर्स्ट टेक ए और प्रेजेंट द एग्जाम्पल देन कम्स टू द थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो हम बोलते हैं उसको आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बोला गया है, इवोल्यूशन इज द अप्रेजल ऑफ ए प्यूपल्स प्रोग्रेस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। तो ये जो डेफिनेशन दिया था, ये दिया था ग्रोनबैक ने, ठीक है। ग्रोनबैक ने जो है मूल्यांकन एक छात्र की प्रगति का आकलन है, ये कथन जो है या परिभाषा जो है ग्रोनबैक की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज ए टेक्निक ऑफ क्विकली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग वह तकनीक है जो विशिष्ट जानकारी को शीघ्रता से खोजने में सहायता करती है। जैसे कि कोई रजिस्टर दे दिया, बोलेंगे कि आप अपना नाम देखिए इसमें, तो आप जो है सभी का नाम नहीं पढ़ोगे, आप डायरेक्ट अपने नाम पे फोकस करोगे, स्पेसिफिक जानकारी आप निकाल रहे हो। चैप्टर 3.1.2 ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का 2005 का अध्ययन अध्याय जो है 3.1.2 संबंधित किससे है, टेक्स्ट बुक से संबंधित है, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। चैप्टर 3.1.3 ऑफ एनसीईआरटी 2005 इज रिलेटेड विद। तो ये किससे अध्याय संबंधित है, ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित है, द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, चैप्टर्स के बारे में हमेशा पूछता रहता है। ए वर्ड मस्ट बी यूजफुल वेन एवरीवेयर। दिस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी इज। तो इसको बोलते हैं यूजफुलनेस यानी उपयोगिता का सिद्धांत कहलाता है ये। डैश सेड दैट राइटिंग हैज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल। तो किसने कहा था, एम गार्डर ने कहा था कि लेखन विद्यालय में उपयोगितावादी मूल्य होता है। राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड। दो मेरिट्स बताने हैं, तो हम बताएंगे सक्रिय अधिगम प्रविधि के दो लाभ बताने हैं, यानी कि मेरिट्स का मतलब ये पूछ रहा है। तो हम बताएंगे, एक तो जो है इन्हेंस करता है स्टूडेंट का इंगेजमेंट यानी छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है, और दूसरा जो है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल यानी आलोचनात्मक सोच का विकास करता है। इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया एक एक लाइन में। सभी के जो आंसर्स हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश में दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई अपनी कर सकें और अच्छे से याद कर सकें।
पूरे अगर मैं आपको सही बताऊं तो हमारी टीम ने बहुत इस बार मेहनत की है, ज़बरदस्त मेहनत करके ज़बरदस्त आपके लिए जो है नोट्स तैयार किए गए हैं। और जिन नोट्स को आप पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको महसूस हो चुका होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस नोट से उठा करके दिए जा रहे हैं। हमारा वन शॉट वीडियो है, हमारे जो नोट्स जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं सभी के हमारे पास पर्सनल शुक्रिया आ रहे हैं स्टार्टिंग से, पहले पेपर से ही, कि सर आपकी वजह से हमारे स्कोर जो है 90, 95, 90, 95, 98, 97% तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्कोर अभी जो इम्प्रूवमेंट हुई है स्कोर में, वो हमारे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा मेहनत का फल है। और जो इन्होंने नोट्स इस बार प्रिपेयर किए हैं, आप देख सकते हो इस नोट के क्या कंडीशन है, आपके सामने स्क्रीन पे जो शो हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और आपने जो नोट्स लिए हैं वो और ये सेम ही हैं, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाया गया है, यानी कि इसमें हिंदी वर्जन को भी शामिल किया गया है इंग्लिश वर्जन के साथ में। राइट एनी टू कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के दो कारण लिखिए। तो एक तो होता है आपका वंशानुक्रम, केवल कारण लिखेगा, एक नंबर का पूछेगा तो केवल नाम लिखना है। अगर ज़्यादा नंबर का पूछता है तो आपको डिटेल बतानी होती है, तो इसलिए हमने नाम के साथ डिटेल बताई हुई है। तो एक होता है हर्डिटी जिसको वंशानुक्रम बोलते हैं, और दूसरा जो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। ये दो जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु सेड द पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर्स, यानी किसने कहा कि कविता सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम क्रम में रखना है। तो ये कहा था जो है सैमुअल टेलर कॉर्गिज ने, ठीक है ना। तो सैमुअल टेलर कॉर्गिज जो कहते हैं, ये कथन कहते हैं कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम में रखने की कला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर गाइडेड कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन के लिए क्या अभ्यास करने चाहिए। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे, सम एक्सरसाइजेस फॉर द गाइडेड कंपोजिशन आर एज फॉलोज, तो इसमें हम बता देंगे, देखिए कौन कौन से हैं। पिक्चर कंपोजिशन है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड राइटिंग है, फिल इन द ब्लैंक स्टोरी है, उसके अलावा जो है रीअरेंजिंग सेंटेंसेस है, डायलॉग राइटिंग। इनके बारे में डिटेल में लिखा, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल देनी होगी, केवल नाम लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डिफाइन द टर्म फॉरेन लैंग्वेज। तो ए फॉरेन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट इज नॉट द नेटिव और मदर टंग ऑफ ए पर्सन, यानी कि हमारी मातृभाषा या हमारे घर की भाषा नहीं होती है। एंड इज़ यूजुअली लर्नड फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ट्रैवल, प्रोफेशनल पर्पसेस। तो फॉरेन लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश जो पढ़ते हैं, वो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, जो हम एजुकेशन के लेवल पे पढ़ते हैं, ट्रैवल के लिए पढ़ते हैं, प्रोफेशनल पर्पस यानी नौकरी वगैरह नौकरी पेशा के लिए पढ़ते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल में है, इंग्लिश जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के रूप में हमारे इंडियंस जो है पढ़ते हैं। इसके बाद जो है, राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क। भाई ओरल वर्क यानी मौखिक कार्य के महत्व पर आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसको पढ़ के याद कर सकते हैं, हिंदी में मैंने यहाँ पे समझा रखा है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। तो देखिए सक्रिय शब्दावली यानी कि एक्टिव, जो हम क्या करते हैं, पर्सन नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट आल्सो यूज रेगुलरली स्पीकिंग एंड राइटिंग। एक्टिव वोकेबलरी वो होता है जिसको हम जो है सुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, बल्कि हम उसको दिनचर्या में अपने यूज़ भी करते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। पैसिव वोकेबलरी क्या होती है, हम केवल अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, व्हाट इज़ फ्री कंपोजिशन। तो फ्री कंपोजिशन क्या होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो स्टूडेंट जो है उनको अलाउ कर दिया जाता है कि चूज़ अपना कोई टॉपिक चूज़ करो, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो है फ्रीली जो है वहाँ पर क्या करो, प्रकट करो, बिना किसी गाइडेंस के, विदाउट स्ट्रिक्ट गाइडेंस के, ठीक है ना। और कोई स्ट्रक्चर नहीं देगा आपको, आराम से आप जो है फ्री लिखो, फ्री कंपोजिशन या फ्री कंपोज करो, ठीक है ना। स्वतंत्र लेखन जिसको बोला जाता है। मूल्यांकन के उपकरण के प्रकार लिखिए। तो उपकरण मूल्यांकन के हो सकते हैं, राइटिंग टेस्ट, ओरल टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन टूल, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट जो है ये भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। तो मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, एसेस द स्टूडेंट लर्निंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग मेथड्स, टू प्रोवाइड द फीडबैक, सेट फ्यूचर गोल्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स, ये सारे होते हैं, जिसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिवेशन, राइट अप डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। तो प्रेरणा क्या होती है, तो मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव और डिजायर दैट स्टिमुलेट एंड डायरेक्ट्स ए पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल, ठीक है। ये गोल की तरफ जो है इंसान को प्रेरित करती है, डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है। इट इज़ व्हाट एनर्जाइजेस स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अचीव, ठीक है। ये जो है, ये क्या करती है, वो एनर्जी प्रदान करती है जो स्टूडेंट प्राप्त करना चाहता है, ठीक है।
जो सीखना चाहता है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी है, तो सिग्निफिकेंस हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। तो इनहेंस लर्निंग, बुल्ड्स कॉन्फिडेंस, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन, ये सारे के सारे इसके सिग्निफिकेंस है जिसको आपको लिखना होगा। यहाँ पे मैंने इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, आपको पढ़ के आसानी होगी। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अब मोटिवेशन के जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करनी है। तो इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होता है, नीड फुलफिलमेंट हो जाती है, गोल सेटिंग हो जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, फीडबैक एंड इंकरेजमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको सिद्धांतों को मैंने यहाँ पे हिंदी में समझा रखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग थ्योरी, टीचिंग पोएट्री। तो भैया इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हम पोइट्री पढ़ाते हैं, कविता पढ़ाते हैं। कविता शिक्षण का क्या, तो ये डेवलप करता है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को, इम्प्रूव करता है लैंग्वेज स्कूल को, प्रमोट करता है इमोशनल डेवलपमेंट को और डेवलप करता है अप्रिसिएशन फॉर लिटरेचर को, इन्हेंसेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हाउ कैन टीचर मेक टीचिंग प्रोज इफेक्टिव। यानी कि जो हम प्रोज यानी कि जो हम गद्य पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, उसको प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ करा करके भाई पहले से पढ़ो, ठीक है। इससे वोकेबलरी सही हो जाएगी, आपकी इंटरेस्ट जाग जाएगा। यूज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी लाइन, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, फॉलो अप एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी इंटेंसिव पॉइंट इन डिस्क्राइब एनी इंक्लूसिव पॉइंट इन एनसीएफ 2005 ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो भाई समावेशी जो आपका बिंदु है, कोई भी दो बताने हैं जो एनसीएफ 2005 में भारतीय शिक्षा के विकास में योगदान देने वाली है। तो एक तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है एनसीएफ कहता है, और दूसरा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जो कि समावेशी शिक्षा होता है। तो इसमें हमको अगर 2 पॉइंट लिखने हैं तो हम 2 पॉइंट ये लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेट व्हाट NCF 05 सेज अबाउट मदर टंग एजुकेशन। यानी मातृभाषा की शिक्षा से संबंध में NCF 05 या 2005 क्या कहता है। तो NCF 2005 जो है बल देता है, जोर देता है, दैट द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग। प्रारंभिक वर्षों में जो है मातृभाषा में जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हो, जो भी सुझाव देने हो, जो भी निर्देश देने हो वो दिए जाएं। इस स्टेट्स दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन देयर मदर टंग बिकॉज इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस themselves freely and अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मोर इजीली। ठीक है ना, ये क्या हेल्प करता है भाई, एक्सप्रेशन उनकी अच्छी होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है मातृभाषा में पढ़ाने से समझाने से। तो ये चीज़ें मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख रखी है। इसके बाद में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग यानी लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट को, डेवलप करते हैं लैंग्वेज स्कूल को, कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली, इंप्रूव करते हैं क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ करते हैं एकेडमिक स्किल। ये सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं। राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो कैसी होती है, पठनीय होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, नीटनेस होती है, इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होती है, करेक्ट फॉर्मेशन होता है, कंसिस्टेंट स्लांट होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा जाता, प्रॉपर अलाइनमेंट होती है, सारी चीज़ें इसमें होती है, फ्लुएंट और रिदम जो है सही होता है। तो कोई भी 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। राइट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसके आपको लाभ लिखने हैं। तो इसमें सेमेंटिक लर्निंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये पहला लाभ है। एम्फेसिस ऑन ओरल स्किल, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है इसमें, और हैबिट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में स्ट्रक्चरल वोकेबलरी डेवलपमेंट हो जाती है। अब इसके डीमेरिट्स की बात करें, जो हानियाँ होती हैं या सीमाएं होती हैं, तो लिमिटेड सूटेबिलिटी फॉर एडवांस लर्नर्स। उसके अलावा नेगलेक्ट ए रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, नेगलेक्ट कर देता है ये रीडिंग और राइटिंग स्किल को। और मोनोटोनस लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, एक रस अधिगम अनुभव देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका रिक्वायर्स स्किल टीचर्स, उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एम ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। तो एम्स यानी कि उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन अप्रोच के। तो संचार दृष्टिकोण के उद्देश्य पूछा गया है, तो हम बोलेंगे टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, हैं, टू फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, टू एनकरेज फ्लुएंसी इन ओवर एक्यूरेसी, ऑल्सो डेवलप ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स। जो आपके 4 भाषा कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, उन सबको डेवलप करता है। टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन, टू प्रमोट लर्नर्स इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। तो ये सारे के सारे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए, जो विकास के लिए हम एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपको समझाया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में जो है इसमें आपसे कभी कभी पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल क्या क्या है। आपसे पूछ ले कि कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल क्या क्या है, तो आपको बताना होगा, ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं। तो इसमें फोनेमिक होता है,
ठीक है, और फोनिक्स होता है। उसके अलावा जो है वोकेबलरी डेवलपमेंट होती है, फ्लुएंसी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कभी कभी इसी में पूछ लेता है, स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। आपको पठन कौशल के विकास की रणनीतियाँ क्या होगी? तो गाइडेड रीडिंग होती है, शेयर रीडिंग होती है, ठीक है, इंटरेक्टिव रीडिंग होते हैं, यूज़ ऑफ विजुअल एज होता है, ये सारे के सारे। एक और चीज़ पूछता है कभी कभी, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, पठन कौशल के विकास का महत्व क्या है भाई? तो हम बता देंगे एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इसका महत्व है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसका महत्व है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए भी इसका महत्व है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग आप जानते हैं, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। साइलेंट है, लाउड है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, क्रिटिकल रीडिंग है, सारे के सारे टाइप्स है। इसमें से 5-6 आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। डिस्कस एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। तो भैया एनसीएफ के जो सिद्धांत हैं हम हिंदी में पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में पूछा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीएफ? डिस्कस एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, promotes inclusive and equitable education, also encourages activity based and experimental learning। इसके बाद में डिस्कस द मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अपना जो है आप लेखन कौशल सुधारने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनाएंगे या उपाय सुझाएंगे? तो प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, मेंटेन करेंगे प्रॉपर पोस्चर एंड ग्रिप, यानी सही से बैठेंगे सही मुद्रा में। यूज़ लाइन्ड ग्रिप, और उसके लाइन्ड पेपर यानी लाइन वाला पेपर लेंगे जिस पे आराम से लिखें। स्लो डाउन द वाइल राइटिंग, हैं, प्रैक्टिस बेसिक स्टॉक्स एंड लेटर फॉर्मेशन। यूज़ क्वालिटी राइटिंग टूल्स, यानी अच्छे पेन, जो भी हम पेंसिल यूज़ करेंगे वो अच्छे क्वालिटी का यूज़ करेंगे। राइट ए नोट ऑन फ्री कंपोजिशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्री कंपोजिशन। अभी हमने फ्री कंपोजिशन के बारे में ऊपर पढ़ा था कि भाई ये क्रिएटिव राइटिंग होती है जिसमें विद्यार्थी को जो है बिना किसी सख्त नियम के अपनी विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए बोला जाता है। इसमें टाइप्स जो होते हैं उसमें हम बता सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कंपोजिशन होता है, नैरेटिव कंपोजिशन होता है, ठीक है, एक्सपोजिटरी कंपोजिशन होता है, उसके अलावा जो है आर्गुमेंटिव कंपोजिशन होता है, क्रिएटिव राइटिंग या कंपोजिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री कंपोजिशन कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो आप बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो इंपॉर्टेंस जो है इनकरेज करता है हमारी क्रिएटिविटी को, इसके अलावा जो एनहेंस करता है हमारी राइटिंग स्किल को, डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, फोस्टर करता है पर्सनल एक्सप्रेशंस को। इसके बाद में चैलेंजेस भी कभी कभी पूछता है कि फ्री कंपोजिशन के क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज बैरियर्स आती हैं, टाइम कंस्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर फ्री कंपोजिशन, टीचिंग यानी कि स्वतंत्र रचनाओं के लिए शैक्षणिक नीति क्या होती है, शिक्षण नीतियाँ क्या होंगी? प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, गाइडेड प्रैक्टिस करानी चाहिए, फिर रिव्यू कराना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से है, रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए। राइट ए नोट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपका जो है निर्माणवाद जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी which state that the learners actively construct their own knowledge through experiences and interaction with the environment, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नॉलेज इज नॉट सिंपली रिसीव्ड बट बिल्ट बाय द लर्नर, यानी कि ये किसी के साथ किसी लर्नर के द्वारा जो शिक्षा ले रहा है उसके द्वारा केवल रिसीव नहीं किया जाता, ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि जो है ये बनता भी है, ठीक है। इट encourages learners to discover, question and reflect, promoting deep understanding rather than rote memorization। जो है रटने पर जो है मतलब इस प्रक्रिया पे ज़्यादा वजन नहीं देता है, बल्कि इसमें जो है गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है, प्रश्न पूछने के लिए, खोजने के लिए विद्यार्थियों को जागृत करता है। की फीचर्स पूछता है आपसे, इसमें अगर आप केवल नोट लिखना है तो नोट इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर की फीचर्स पूछ ले, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, तो आपको लिखनी होंगी। मुख्य विशेषताएं ये है, राइट नोट ऑन ALM, ठीक है, एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी या मेथड। तो सक्रिय शिक्षण पद्धति जिसको बोलते हैं, एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी या मेथड इज ए टीचिंग अप्रोच that involves student actively participating in the learning process rather than passively listening to the teacher। वो पार्टिसिपेट करें, यूँ नहीं कि गुमसुम बैठ करके पढ़ते रहें, ठीक है, इसीलिए सक्रिय शिक्षण विधि होती है। इट इनकरेजेस लर्नर टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक डिस्कशन, ग्रुप वर्क, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद जो है इसके मुख्य विशेषताएं, आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो मुख्य विशेषताएं लिखनी होगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। भाई लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो कुछ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, डायरेक्ट क्लियर प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन, हेल्प्स अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूव्स टाइम मैनेजमेंट, इनहेंस टीचर कॉन्फिडेंस, फैसिलिटेट स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, ब्रीफली डिस्क्राइब देम। तो कौन कौन से मेथड है, हमारा डिडक्टिव मेथड है जिसको निगनात्मक विधि बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, बस इतना ही फर्क है। इंडक्टिव मेथड है, उसके अलावा जो है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दोनों एक साथ आते हैं। इसके बाद में है आपका इंसिडेंटल मेथड, ठीक है, प्रासंगिक विधि जिसको बोलते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक स्ट्रक्चरल अप्रोच आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और एक कम्युनिकेटिव अप्रोच आता है, तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका, राइट ए नोट ऑन पोजीशन पेपर NCF 05 ऑन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश इन बीएड, डीएड और ईएड कोर्स, ठीक है ना, डीएलएड कोर्स की बात कर रहा है। तो डीएलएड, यहाँ पे डीएलएड है, ये एल की जगह ये इस तरह से बन गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में भाषा अंग्रेजी यानी कि भाषा शिक्षण पर स्थिति पत्र यानी कि एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी लिखनी है कि अंग्रेजी भाषा पे 2005 एनसीएफ 2005 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको डीएलएड लिखना है, पूरा का पूरा एल है यहाँ पर, ये याद रखिएगा हैं। तो यहाँ पे बता देंगे एनसीएफ 2005 की स्थिति पत्र जो है अंग्रेजी भाषा शिक्षण पर क्या कहती है। विज़न एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी बताता है की रिकमेंडेशंस क्या है, क्या प्रमुख उसने सिफारिशें हैं इसमें। उसके अलावा जो है पैडागोजिकल अप्रोचेस यानी शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें बोला गया। और टीचर का रोल क्या है, असेसमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी अपनाएंगे, रणनीतियाँ कौन सी अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें। व्हाट डज चैप्टर 3.1.1 एनसीएफ से अबाउट द लैंग्वेज एजुकेशन डिस्कस करना है। तो एनसीएफ जो है 3.1.1 लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, तो ये बोलता है एम्बेरेसिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता को अपनाना, ठीक है। इसके अलावा जो है मल्टी लिंग्विज्म एज ए रिसोर्स, बहुभाषा एक साधन के रूप में, मल्टी लिंग्विज्म। और उसके अलावा जो है मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि मातृभाषा शिक्षण का माध्यम बनाना। इंक्लूसिव लैंग्वेज एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, भाषा शिक्षा। इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज विद लिटरेसी एंड नॉलेज। ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी आपको 5 पॉइंट दिए हैं, दो कोई भी 3-4 पॉइंट जो आपको क्वेश्चन जितने नंबर का पूछेगा उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि एनसीएफ जो है वो आपका लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में क्या सजेशंस देता है। तो ये सारे पॉइंट उसमें आएंगे, सभी का हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया है ताकि आपको समस्याएं ना हो। अब यहाँ पे व्हाट इज एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग क्या, भाषा अर्जन क्या, और अधिगम क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कभी कभी पूछता है लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए प्रोसेस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस इस तरह से पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ ए अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कभी कभी आपसे इसी में से पूछता है क्वेश्चन, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके की फीचर्स आप बता दोगे, इसकी मुख्य विशेषताएं आप बता दोगे, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग जो होता है उसमें जो है ये आपका फॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस, या इसको बोल सकते हैं हम कॉन्शियस प्रोसेस। ये आपका कॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये अनकॉन्शियस होता है ना, और ये आपका कॉन्शियस प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो है इसको मैंने की फीचर्स दे दिए। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके की पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये ब्रिज करता है, ब्रिज बनता है नॉन और अननोन के बीच में, ज्ञात और अज्ञात के बीच में, एक सेतु यानी ब्रिज, पुल का काम करता है। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, समझ में सहायता करता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। हमारी मातृभाषा इस तरह से सक्रिय भूमिका निभाती है, सक्रिय भागीदारी निभाती है। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो मेन प्रिंसिपल्स आपको बताना है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो इसका है एम्फेसिस ऑन ग्रामर, उसके अलावा जो है यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज है, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, अगेन जो है टीचर सेंटर अप्रोच होता है, वोकेबलरी एक्विजिशन थ्रू ट्रांसलेशन, एंड ए लिमिटेड फोकस ऑन ओरल स्किल्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थ्रू लिटरेचर। इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट आप लिखना चाहें वो लिखेंगे।
व्हाट इज सप्लीमेंट्री रीडिंग? पूरक पठन क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री रीडिंग रेफर्स टू द एडिशनल रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द मेन टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहे हैं, जो लेसन में पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा और अधिक जो आपको मटेरियल दिया जाता है अलग से कि ये भी पढ़ लो। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बोलता है वो आर डी शर्मा की बुक पढ़ लो, कोई बोलता है एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, कोई बोलता है उस अग्रवाल की बुक पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, अपने सिलेबस से थोड़ा सा हट के पढ़ते हैं ताकि नॉलेज हमारी वृद्धि हो। उसी को जो है पूरक पठन यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग कहते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव रीडिंग? कई बार हम पढ़ चुके हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में, हम प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है ये बता सकते हैं। फॉर्मेटिव और समेस्टिव एवोल्यूशन के बारे में भी हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में हम इसकी बात कर चुके हैं। वहाँ पर भी जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस? तो भैया इसमें एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक, सभी एक एक नंबर के होते हैं मैचिंग टाइप होते हैं, असर्शन रीजनिंग होते हैं, यस नो क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट टाइप होते हैं और वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव, समेस्टिव, डायग्नोस्टिक, कंटिन्यूअस, कम्प्रिहेंसिव, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हम जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज होने का कारण क्या है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्या फ़ायदा है कि भैया ये व्यापार की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, शिक्षा की भाषा है, सभी संस्कृतियों की भाषा है, ये यहाँ तक कि राजनीति की भी भाषा है इंग्लिश। इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। इसके की पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पे स्पष्ट किए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेकंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में आपको अंतर बताना है। तो द्वितीय भाषा जो है हम यहाँ पर अपनी कंट्री में मदर टंग के अलावा जो बोलते हैं वो हो जाता है, और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो आपका फॉरेन लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि हिंदी स्पीकर्स लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, ये जो है आपका क्या है, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोई नो इमीडिएट लैंग्वेज एनवायरनमेंट, लर्निंग हैपेंस इन क्लासरूम ओनली, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो है आप बता देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से ये टेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हिंदी वर्जन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो इसको हिंदी में समझ लेना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको हिंदी इंग्लिश सभी में मिल जाएंगी, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कुछ और जो है इसके हिंदी वर्जन यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ वोकेबलरी। शब्दों का महत्व और शब्दावली के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर शब्दों का महत्व क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज के। ये हमारे कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं दो पीपल्स के बीच में। उसके अलावा जो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल में यूज़ होते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये सारे के सारे शब्दों के महत्व हैं। शब्दों का महत्व हमने लिख दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोकाबलरी। तो एक्टिव वोकाबलरी होता है, पेसिव होता है, रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है। ये सारे के सारे जो है हमारी शब्दावली के प्रकार हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई रेनफोर्समेंट? राइट द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। तो पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट इज ए टेक्निक यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग टू एनकरेज और strengthen a desired behavior or response by giving a reward or removing an unpleasant stimulus। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इसमें पूर्ण वलन का मतलब क्या होता है कि हम जो है एक तकनीक है ये, जिसका उपयोग हम जो है शिक्षक जो है और विद्यार्थी की इच्छित व्यवहार और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको कोई पुरस्कार दे दिया जाए कि आपने ये अच्छा किया है, या फिर आपको कोई किसी चीज़ से असुविधा है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लर्नर होता है उसको बार बार दोहराता है और रिमेंबर करने में उसको मदद मिलती है। इसके प्रकार कौन से हैं, तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दो ही होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट्स? तो गलत भाषण आदतों के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं, तो ये कारण क्या है, तो ये सारे के सारे कारण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क इन टीचिंग इंग्लिश? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है ओरल वर्क का जब हम टीचिंग इंग्लिश करते हैं?
अंग्रेजी शिक्षण में मौखिक कार्य का महत्व क्या है, तो बहुत सारे महत्व हैं जिनको मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेन प्री रिक्विजिशंस ऑफ गुड लेसन प्लान, यानी कि अच्छे पाठ योजना के पूर्व आवश्यकताएं क्या है, प्री रिक्विजिशन यानी पहले से निर्धारित किए हुए। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट हम देखते हैं किस टाइप के स्टूडेंट को हमें पढ़ाना है, और कंटेंट जो है सिलेक्शन होता है इसमें, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसके बाद क्या चरण हम लेंगे, टीचिंग एड्स का हम यूज़ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, असेसमेंट प्लान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। राइट एनी 6 मेरिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, भाई 6 आपको मेरिट्स यानी कि लाभ बता देने हैं, तो मैंने 6 के 6 लाभ लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो ग्रुप वर्क का क्या जो है आपको इंग्लिश इम्पोर्टेंस, मतलब ग्रुप वर्क का जो है समूह, मतलब समूह कार्य का क्या महत्व है अंग्रेजी शिक्षण में, तो ये सारे के सारे इसके समूह वर्क के अंग्रेजी शिक्षण में महत्व हैं जो यहाँ पे हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है। रोल प्ले क्या होता है, इसको कई बार हम जो है अपने प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में डिस्क्राइब कर चुके हैं, यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है। और भाषा अधिगम में इसका उपयोग क्या है, तो ये भी हमने बताया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन लेसन प्लानिंग, तो हम जो समझ आधारित जो प्रश्न पूछते हैं उसका महत्व क्या है पाठ योजना में, तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग जो है चेक करता है, इनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं और 6 पॉइंट का अनुवाद यहाँ पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोल ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट इन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग में प्रीवियस नॉलेज का क्या महत्व है या क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो ये 6 के 6 पॉइंट लिखे हैं, इसमें आप 6 पॉइंट ये लिख दोगे, इसका हिंदी वर्जन ये है। इसके बाद में व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डॉक्टर वेस्ट की नई अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के लाभ क्या हैं, तो रीडिंग ओरिएंटेड अप्रोच होता है ये, सिंपल वोकेबलरी इसमें यूज़ होती है, नेचुरल लर्निंग होता है इसमें, है लेस एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे कम बल दिया जाता है, सेल्फ लर्निंग एनकरेज होता है, मतलब खुद स्वयं पढ़ने में जो है इसको स्वयं पढ़ने के लिए एनकरेज मिलती है हमें। उसके अलावा फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन, टाइम सेविंग भी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग, सिचुएशनल अप्रोच यानी जो परिस्थिति जन्य पद्धति है वो क्या होती है, तो हम जो है किसी परिस्थिति को रख करके अपने आप को किसी सिचुएशन में मान करके जो वो अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको इमेजिनेशन के साथ में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। अब यहाँ पर जो है इसके की फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, वो भी मैंने बताई हुई हैं। इसके एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे एक क्लासरूम में बी टर्न्ड इनटू ए शॉप टू टीच फ्रेजेस लाइक हाउ मच इज दिस और आई वांट टू बाई, यानी कि सिचुएशन क्या हो गया कि हमने क्लासरूम को एक बाजार बना दिया, तो वहाँ पर आपको किस तरह के वर्ड सुनाई देंगे, आई वांट टू बाई, हैं हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, और आई वांट टू बाई, हैं गिव मी बेस्ट ऑफर और बेस्ट डिस्काउंट, इस तरह से आपको जो है वहाँ पर वो सिचुएशन हो जाएगी बाजार की, तो बाजार की भाषा या बाजार की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, तो वो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 5 E ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल, 5 E मॉडल स्टूडेंट सेंटर जो है आपको बताने हैं, तो 5 E क्या होते हैं, एक होता है इंगेज, ठीक है, इंगेज होता है जिसको मैंने हिंदी में बता रखा है, इंग्लिश में बता रखा है, फिर दूसरा होता है एक्सप्लोर, उसके बाद में तीसरा होता है एक्सप्लेन, चौथा होता है आपका एलोब्रेट, और पांचवा होता है एवल्यूट। तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैंने हिंदी दी हुई है तो आपको कोई भी किसी से भी समझने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के साथ में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। राइट एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड, अल्फ़ाबेटिक मेथड के 2 डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वर्णमाला पद्धति के 2 डिमेरिट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद में व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक मेथड, तो अल्फ़ाबेटिक मेथड होता क्या है, तो आप बता सकते हैं अल्फ़ाबेटिक क्या होता है, इसमें जो है A to Z, इसमें जो है आपको क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इसमें क्या स्टूडेंट आर फर्स्ट टॉट द नेम्स एंड शेप्स ऑफ द लेटर अल्फ़ाबेट A to Z। राइट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स कौन कौन से हैं, तो ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसका हिंदी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, तो हिंदी में ही पढ़ लेना है इसको। इसके बाद जो है राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क, तो ओरल वर्क का इंपॉर्टेंस हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आपके 2 बताने, तो 2 ही हमने लिखे हैं। इसके बाद में राइट एनी 2 जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पोइट्री, तो इंग्लिश पोइट्री पढ़ाने का हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है, तो डेवलप करता है ये हमारा अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, इंप्रूव करता है लैंग्वेज स्किल को, ठीक है, तो 2 ही लिखने, तो 2 मैंने लिख दिए, इसके अलावा आप बहुत सारे लिख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके बाद जो है एना एना एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन
या इनफॉर्मल रिटन नोट मेड बाय द टीचर टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और बिहेवियर्स ऑफ ए स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ एंड एरियाज नीडेड इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, ये तुरंत जो है हर ऑब्जर्वेशन के बाद में कोई भी चीज़ करता है विद्यार्थी उसके बारे में लिख लिया जाता है। कोई विद्यार्थी के ऊपर नज़र रखते हैं, अगर लड़ाई कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है पॉइंट में। अगर झगड़ा कर रहा है तो और किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है वो, तो सारी चीज़ें इसमें इसमें हर इंसिडेंट के बाद में उसके बारे में लिख लिया जाता है। रिटर्न सूनर आफ्टर द ऑब्जर्व इवेंट, जैसे ही कोई चीज़ देखी जाती है उसको इमीडिएट लिख लिया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर बिहेवियर पर फोकस किया जाता है इसमें, ये विशेषताएं हैं इसकी। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, कई बार हम पढ़ चुके हैं पोर्टफोलियो के बारे में, इसके पर्पज़ क्या है ये भी मैंने बता दिया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किस किस लिए पढ़ाएंगे उसको। तो आप सुनने बोलने के मूलभूत कौशलों का विकास करने के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग में विकसित करने के लिए पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। इसके बाद में व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि जो आप टीचिंग एड्स सेलेक्ट करोगे उसका मानदंड क्या है, कि मतलब क्या क्या देख करके आप उसको चयन करोगे। तो रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब जिस टॉपिक को पढ़ाओगे उससे मेल खाना चाहिए, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सुटेबिलिटी ऑफ एज एंड लेवल्स होना चाहिए, किस उम्र के बच्चों के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसको, हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो इसके एम्स आप बता देंगे कि संरचनात्मक विधि के उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सीक लीव, सीक लीव के लिए आपको पता ही है इस तरह का एप्लीकेशन आपको लिख लेना है, कितना बार बताया हुआ है। आई एम मतलब आप बता दोगे, आई आपका नाम बता दोगे, रोल नंबर और क्लास बता दोगे, स्कूल नेम बता दोगे। हैं, करंटली सफरिंग फ्रॉम फीवर, नेम ऑफ इलनेस जैसे आपको डेंगू मलेरिया वायरल फीवर कुछ भी फ्लू हुआ है वो आप लिख दोगे। एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस आई रिक्वायर टू कंप्लीट रेस्ट फॉर, आप कितने दिन के लिए आपको चाहिए वो बता दोगे। देयर फॉर काइंडली रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट मी लीव फ्रॉम, अब किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए वो करके आप सिंसियरली करते हुए अपना नाम रोल नंबर स्कूल नेम लिख दोगे। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यू हैव अटेंड टू योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज, किसी के भी मैरिज के ऊपर आ सकता है एप्लीकेशन, अगर इच्छा होगी एग्जामिनर की तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो उसकी मर्जी है। जरूरी नहीं है हर साल पूछे, कई सालों में हर साल नहीं पूछा जाता, कभी कभी एक साल में पूछा, कभी दूसरे साल पूछा, कभी 2 साल नहीं पूछा, कभी एक साल पूछा, कभी दूसरे साल नहीं पूछा, इस तरह से चलता है। तो आपको अटेंड करना है ब्रदर की मैरिज को, तो आप जो है पहले स्कूल का नाम वगैरह प्रिंसिपल को लिखते हुए सब्जेक्ट लिखो रिस्पेक्ट सर करते हुए वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताया है आप लिख दोगे सीधा सीधा, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, वो राइट मीनिंग ऑफ ग्रामर इन ब्रीफ, ग्रामर का जो है आपको मीनिंग बताना है। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंसेज इन ए लैंग्वेज, ठीक है, कैसे जो है जोड़कर वाक्यों को शब्दों को जोड़ करके सही ढंग से एक वाक्य बनाया जाता है, ग्रामर यही सिखाता है हमें। टाइप्स ऑफ ग्रामर, यहाँ पे राइट टाइप्स ऑफ गेम्स फ्रॉम फ्रॉम बिगिनर्स, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा फॉर बिगिनर्स होगा, यहाँ पे फॉर बिगिनर्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, ये फ्रॉम नहीं है, फॉर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो आप, मेमोरी मार्च करवा सकते हो, इसके अलावा जो है वर्ड जंबलिंग कर सकते हो, मतलब वर्ड को आगे पीछे कर सकते हो फिर उससे सही सेंटेंस बनाना होगा। और साइमन सेज जो है एक गेम होता है उसको करवा सकते हो। स्नेक एंड लैडर्स जो है सांप सीढ़ी वाला गेम करा सकते हो। पिक्शनरी करवा सकते हो जिसमें पिक्चर के साथ खेल सकते हो। स्क्रैबल्स करवा सकते हो। रोल प्ले करवा सकते हो। 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बिंगो करवा सकते हो, सारे के सारे हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है लैंग्वेज गेम्स का, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आप ये बता दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है राइट व्हाट इज़ रिज्यूम राइट इट्स फॉर्मेट, रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम का फॉर्मेट हमें बताना है। तो रिज्यूम जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो समरी होती है एक पर्सनल एजुकेशन की, स्किल्स की, वर्क एक्सपीरियंस की, अचीवमेंट की जो आपने हासिल की है। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है किसी जॉब के एप्लीकेशन के लिए, या ये एजुकेशनल सपोर्ट के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए।
फॉर्मेट क्या होता है इसका, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी होता है। फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ए शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट योर करियर गोल्स, यानी कि आप जो है अभी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिर आप लिखोगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें 10th 12th और आपकी जो भी प्रोफेशनल डिग्री है उसको। फिर आप नीचे लिखोगे कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो, उसके बाद में कोई आपका स्किल है तो, आपका कौशल आपके अंदर है तो वो बताओगे। अचीवमेंट्स अगर आपने कुछ हासिल किया है तो वो बता दोगे। उसके अलावा जो है रेफरेंस आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि उन पीपल्स का नाम बताइए जिनको आप जानते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं। ये ऑप्शनल होता है लेकिन कभी कभी ये आपसे डायरेक्ट जो है रिज्यूम जिसको भेज रहे हो वो पूछ लेता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का नाम बताओ, वहाँ के लोगों का, और उनके नंबर दो ताकि वो आपके बारे में इंक्वायरी कर सकें वहाँ पर कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप उस संस्था में किस तरह के काम करते हैं, जो भी आपने डिटेल दी है वो सही है नहीं है, इस तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसीलिए रेफरेंस मांगा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में दे दिया है, हिंदी में आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी सक्रिय अधिगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका महत्व भी हमने जाना है, तो महत्व भी आप बता दोगे। ये सारा का सारा अर्थ और महत्व मैंने लिखा हुआ है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी, तो इसको भी हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। ऑडियो विजुअल एड्स आर इम्पोर्टेंट इन टीचिंग इंग्लिश। तो क्यों महत्वपूर्ण है भैया ये, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट लर्नर्स को। ये सारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो है ये सारी चीज़ें डालोगे। इसके बाद में इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया, तो ये जो है इंग्लिश जो है इंडिया में एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्न होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वो यहाँ पे ये मिस हो गया, इसको हटा दीजिए। व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग इंग्लिश। तो आप बता सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग इंग्लिश का। तो शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का महत्व क्या है आप बता सकते हैं। इंक्रीज करता है इंटरेस्ट, इम्प्रूव करता है लर्निंग, बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस, इन्हेंस करता है रेसिस्टेंस, और लीड्स करता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड, जो आप द्विभाषी पद्धति अपनाते हैं उसका दुष्परिणाम क्या है या दोष क्या है। तो भाई डेफिशिएंसी ऑन डिपेंडेंसी ऑन मदर टंग, मतलब मातृभाषा पे जो है डिपेंडेंट निर्भरता बढ़ जाती है। हिंडर्स इंग्लिश फ्लुएंसी, और जो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी है उसको जो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इंटरफेरेंस, रुकावट पैदा करता है। लेस प्रैक्टिस इन इंग्लिश, मतलब मातृभाषा में ही ज़्यादा बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कम होती है। कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कभी कभी उच्चारण और जैसे ट्रांसलेशन करते हैं उसमें। तो ये जो होता है भ्रम। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ गाइडेड कंपोजिशन, हाउ इज़ इट यूज इन क्लासरूम। तो गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है, तो ये क्लासरूम में कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो है टीचिंग मेथड होता है वेयर द टीचर प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क और आउटलाइन एंड स्टूडेंट्स कंप्लीट द कंपोजिशन बाय फॉलोइंग द गिवन गाइडलाइंस। जैसे कि हमने कुछ दे दिया और उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ वाक्य या सेंटेंस या कोई चीज़ पोइट्री लिखेगा, चाहे कुछ भी लिखेगा, स्टोरी लिख सकता है। जैसे हमने लिखा वंस वाज ए डैश, ही वाज वेरी थ्रस्टी डैश, उस तरह से हम लिखेंगे। तो ये एक थॉट्स जो है आपको गाइड किया है मैंने, अब आप उसको स्टोरी बनाओगे जैसे कि मैंने प्यासे कौवे के बारे में यहाँ पे बोला, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लिसनिंग कैन बी इवेल्यूएटेड, मतलब श्रवण कौशल का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो लिसनिंग कंप्रहेंशन टेस्ट लेकर के कर सकते हो, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा, एमसीक्यू दे करके, सीक्वेंस एक्टिविटीज़ करा के, ये सारी चीज़ें आप करवा करके जो है श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो डेवलप करते हैं बेसिक लैंग्वेज स्किल को, क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज के लिए, उसके अलावा बिल्ड करते हैं वोकैबुलरी बच्चों का, इनकरेज करते हैं कम्युनिकेशन, और टू ले द फाउंडेशन फॉर द हायर लर्निंग, यानी कि उनका जो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनके जो फाउंडेशन है, यानी कि जो आपका
नींव है उसको मजबूत करते हैं, ताकि वो अच्छी उच्च कक्षा में जाएंगे तो उनका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। व्हाट इज़ माइंड मैपिंग, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। तो माइंड मैपिंग इज़ ए विजुअल टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को जो आपको दिया गया है। इट स्टार्ट्स विद ए सेंट्रल आइडिया इन द मिडल ऑफ द पेज एंड रिलेटेड आइडियाज ब्रांच आउट फ्रॉम इट। यानी कि ये माइंड मैपिंग कैसा होता है, जैसे कि सपोज करिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि बेनिफिट्स ऑफ गेम, इसमें लिख दिया बेनिफिट्स ऑफ गेम, तो आप जो है यहाँ पर इसके ब्रांच बना दोगे। बेनिफिट ऑफ गेम ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारे आप लिख सकते हो इसमें कि बेनिफिट ऑफ गेम ये होते हैं। इस तरह से आप ब्रांचेस बना दोगे और उन ब्रांचेस में फिर आप लिख दोगे कि ये फ़ायदा ये हुआ इसका, इसका फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है, बेनिफिट ये होता है, बेनिफिट ये होता है, इस तरह से बेनिफिट ये होता है, और बेनिफिट और भी आप बता सकते हो, बेनिफिट ये होते हैं। तो यही होता है माइंड मैपिंग। ठीक है, तो इससे वोकेबलरी बिल्ड होती है, स्टोरी राइटिंग हमारी जो है सुधरती है, रीडिंग कम्प्रहेंशन सुधरता है, ग्रामर कॉन्सेप्ट सुधरता है, डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, ये आप देख सकते हो। प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग एन आइटम इन ग्रामर फॉर क्लास 8th स्टूडेंट। यानी कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है। अगर आप ग्रामर टीचिंग कराएंगे 8वीं क्लास के बच्चों को, तो आपका लेसन प्लान कैसा होगा। तो पाठ योजना, एक व्याकरण विषय पढ़ाने हेतु, यानी टीचिंग एक ग्रामर टॉपिक, सिंपल पास्ट टेंस आप पढ़ाने जा रहे हो, तो क्लास 8 है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट आपने इंग्लिश ग्रामर लिया है, टाइम आपने 40 मिनट का लिया है, लेवल स्तर कैसा है, मिडिल स्कूल, यानी कि 8वीं क्लास है तो मिडिल स्कूल माध्यमिक स्तर हो गया। तो ये आपका लेसन प्लान के मुख्य बिंदु हो गए। अब आते हैं हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करेंगे, इसमें सामान्य उद्देश्य लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम सामान्य उद्देश्य में क्या करेंगे, टू इनेबल, सामान्य उद्देश्य मतलब हमारा उद्देश्य क्या है इसको पढ़ाने का, तो इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक ग्रामर रूल्स, बेसिक ग्रामर रूल्स को समझेंगे। ठीक है, और जो टू मेक स्टूडेंट्स यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस इन कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स जो है सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग कर सके। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशेष, ये सामान्य उद्देश्य था, जनरल ऑब्जेक्टिव था। स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई वर्ब इन द पास्ट फॉर्म। तो इसका विशेष उद्देश्य क्या हो, विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है पास्ट वर्ब के पास्ट फॉर्म को जान पाएंगे। स्टूडेंट विल फॉर्म सेंटेंस इन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, और स्टूडेंट्स जब ये पास्ट फॉर्म जान पाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो क्या करेंगे, शब्दों का निर्माण, वाक्यों का निर्माण करना सीख जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे, टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सामग्री का क्या प्रयोग करेंगे। तो हम ब्लैक बोर्ड लेंगे, चौक लेंगे, फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, और वर्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स नो अबाउट द वर्ब एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चों को पहले से क्या क्या चीज़ें पता है इसका जरूर हमें ध्यान रखना होगा। फिर इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे, टीचर विल आस्क क्या करेगा, व्हाट डू यू डू यस्टरडे, हैं, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो शिक्षक ये सारे प्रश्न पूछेगा। दिस विल लीड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, है ना, और ये जो है सिंपल पास्ट टेंस की तरफ हमें ले जाएगा, ये विद्यार्थियों को ले जाएगा। प्रैक्टिस जो है अभ्यास करने के लिए हम बोल देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड मेक 3 सेंटेंसेज यूजिंग पास्ट टेंस वर्ब्स। इस तरह से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, फिर एवोल्यूशन करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे। टीचर आस्क करेगा, राइट 2 थिंग्स यू डिड यस्टरडे, कन्वर्ट दिस इनटू दीज इनटू क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। अब शिक्षक ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा, होमवर्क जो है गृह कार्य उसको दे देगा। तो ये सारा जो है एक लेसन प्लान जो आप डिसाइड करेंगे, या बोलेगा क्वेश्चन आपसे कि क्या आपको एक लेसन प्लान बनाना है कि आप टीचिंग कराएंगे ग्रामर, वो भी क्लास 8 के लिए, तो इस तरह का लेसन प्लान आपको बनाना होगा, जो ये होता है फॉर्मेट। ठीक है, इस तरह का है, आपको किसी भी चीज़ का पूछ सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों का जो है अलग अलग विषयों में बताया हुआ है। एक्सप्लेन करना है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग को, जिसको मैंने आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये सारे करवा दिए थे। ठीक है, तो इसको देख लेना, आप आराम से समझ भी लेना, उसमें समझ चुके होगे, जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पे मैंने हिंदी में इंग्लिश में समझा ही रखा है। अब इसके बाद में, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और स्ट्रेटजीज टू टीच रीडिंग, यानी पठन सिखाने की विधियाँ, रणनीतियाँ क्या हैं भैया। आपको अल्फ़ाबेटिक मेथड है, फोनेटिक मेथड है, या फोनिक मेथड है, वर्ड मेथड है, सेंटेंस मेथड है, उसके अलावा जो है लुक एंड से मेथड है, स्टोरी टेलिंग एंड शेयरिंग रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग है, आपका लाउड रीडिंग है, रोल प्ले। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग इंग्लिश।
तो रोल क्या है उसका, फैसिलिटेटर बन सकता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, मोटिवेटर बन सकता है, लैंग्वेज मॉडल बन सकता है, प्लानर ऑफ और ऑर्गेनाइजर बन सकता है, एवुलेटर बन सकता है, सपोर्टर बन सकता है। इस तरह से जो है अपनी भूमिका निभा सकता है। What are the main features of notice writing? Prepare a model notice for students of your institute about special classes in English in the evening from 5 to 6 p.m. एवरी डे इन समर। तो सबसे पहले फीचर बता दीजिए, इसने मेन फीचर्स पूछा है। तो मेन फीचर क्या होता है भाई, हेडिंग होती है नोटिस बोर्ड पे। जब हम नोटिस लिखते हैं तो एक हेडिंग लिखते हैं। नोटिस सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर डेट लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है, सूचना की जो तिथि है वो लिख देंगे। फिर टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस नोटिस का, वो लिख देंगे। फिर बॉडी में जानकारी लिख देंगे कि हम किस लिए नोटिस तैयार कर रहे हैं, कब क्या और कौन वाला सिस्टम लगा देंगे। और अथॉरिटी के नीचे हस्ताक्षर का साइन रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। लैंग्वेज जो है फॉर्मल और प्रिसाइज होती है, हमारी भाषा जो औपचारिक होगी, संक्षिप्त होगी। देखिए नोटिस पहले हम लिखेंगे नोटिस, फिर डेट लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर जो है वो नोटिस का जो है आपको बॉडी लिखना है कि हम किस लिए नोटिस लिख रहे हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें इंग्लिश क्लासेस के लिए लिखना है नोटिस, 5 से 6 बीच में आयोजित की जाएगी एवरीडे समर में। तो देखिए दिस इज to inform all the students that special classes will be conducted every day in the evening from 5 p.m. to 6 p.m. during the summer vacation. These classes will help improve grammar, vocabulary and speaking skills. तो ये हो गया नोटिस। अभी मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब फिर आप स्थान बता दोगे उसमें भाई कहाँ पर होगा ये क्लास, क्योंकि आपकी क्लासेस तो बहुत सारी होंगी, तो कौन सी क्लास में होगा, तो आपने रूम नंबर बता दिया है। कक्षा का कोई इंचार्ज अगर आप मानते हैं कि इंग्लिश टीचर है तो उसका नाम लिख दोगे, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप लिख दोगे ऑल इंटरेस्ट, ये हमेशा हर नोटिस में आता है, ये हर नोटिस में ये लाइन कॉमन होती है। ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड रेगुलरली। ठीक है, और जो है यहाँ पर आप प्रिंसिपल जो भी आपका हेड बॉय कुछ भी लिख सकता है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है आप क्या समझते हैं संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण से, तो ये बता देना है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश दैट फोकस ऑन डेवलपिंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन ए रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी वास्तविक जीवन में जो है आप किस तरह, ये आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो काबिलियत विकसित करता है ताकि आप वास्तविक जीवन में स्थितियों को ढंग से समझ सकें और वो संवाद करने में हिचकिचाएं ना, क्षमता का विकास करता है। इसके मुख्य विशेषताएं जो हैं कुछ हैं, उनको आपको याद रखना है। पूछता है बड़े क्वेश्चनों में तो आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, व्हाट इज मीन्ड बाई 5C। तो सबसे पहले हम बताएंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर मेथड वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसमें जो है ये जो है अपने अनुभव को, अपनी बातचीत को और चिंतन के माध्यम से स्वयं अपना ज्ञान बनाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, वो केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कंस्ट्रक्ट करता है हर चीज़ को। ठीक है, अब जो है इसमें हम बता सकते हैं इसके, इसमें 5E क्या मतलब होता है, 5C का मतलब क्या होता है। तो इसमें होता है कम्युनिकेशन, कोलोब्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। हाउ पैराग्राफ राइटिंग कैन बी टॉट एट एलिमेंट्री लेवल। अब जो आपका प्राथमिक स्तर है उसमें पैराग्राफ राइटिंग कैसे सिखाया जाता है। तो जो है हम सरल वाक्यों की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द सिंपल सेंटेंसेस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। जो हम पैराग्राफ लिखवाएंगे उसको हम समझाते हैं। उसके अलावा यूज़ फैमिलियर टॉपिक्स, यानी जो उनको पता है, माई फैमिली, माई स्कूल, माई हॉबी, इस तरह के हम टॉपिक देते हैं। और उसके अलावा जो है काऊ के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, डोंकी के ऊपर, इसके ऊपर हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स दे दिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं गाइडेड राइटिंग के द्वारा। उसके अलावा एनकरेज करते हैं उनको। ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं बट, बिकॉज, देन, ये सब चीज़ें हम बताते हैं, सिखाते हैं। पीर रिव्यू एंड फीडबैक, ये सारी चीज़ें लेते हैं। प्रिपेयर ए रिज्यूम फॉर यूर सेल्फ। अब आपसे बोलेगा कि अपने बारे में जो है रिज्यूम बनाइए। अभी रिज्यूम के बारे में हमने पढ़ा कि रिज्यूम में क्या क्या होता है, तो वो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बना देंगे। जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं, सपोज करिए आपका नाम राहुल है। तो सबसे पहले हम रिज्यूम में अपना नाम लिखेंगे, नाम है राहुल, एड्रेस लिख देंगे कुछ भी आपका, फिर फ़ोन नंबर जो है आप लिख देंगे, ईमेल एड्रेस लिख देंगे। पहले में ये आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप जो है ये रिज्यूम बना रहे हैं। तो टू सिक्योर ए टीचिंग पोजीशन इन रेप्यूटेड स्कूल वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ये आपका उद्देश्य हो गया। इसके बाद जो है आप लिखेंगे आपकी एजुकेशंस क्या क्या हैं,
उसके बाद जो है आप बताएंगे आपकी स्किल्स क्या हैं, जो गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड हिंदी आप अच्छी तरह से बोल पाते हो, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, आप क्लास को अच्छी तरह से हैंडल करते हो, लेसन प्लानिंग और टीचिंग मेथोडोलॉजीज का आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, ये आपके स्किल हो गए, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हो, एक्सपीरियंस बता दोगे, आपने कहाँ कहाँ कहीं कहीं काम किया है तो वो चीज़ बता दोगे, और किस सब्जेक्ट को पढ़ाया है ये आप बता दोगे, फिर आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो वो बता दोगे, फिर आपकी शौक क्या क्या हैं ये बता दोगे, रेफरेंस संदर्भ में अगर आपसे बोलता है तो आप लिख सकते हो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। तो ये होता है आपका रिज्यूम बनाने का तरीका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिज्यूम राइटिंग कैसी होती है और पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल्द ही हम एमसीक्यू की वीडियो और आपके मॉडल क्वेश्चंस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है पहले से ही। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं तो आपको जो है भारी संभावना है कि आप जो है अंक प्राप्ति में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।